क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू द मेगा चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये कैनप्यू है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो दोनों चीज बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं देखते, सबसे पहले क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। सब्सक्रिप्शन क्या है, ड्यू। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब ही क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 1 अप्रैल 2020 और इधर है 31 मार्च 2021, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कितना था 2400, क्लोजिंग में कितना है 2800। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग में 640 और क्लोजिंग में है 1000। तो ये क्वेश्चन में तो सब्सक्रिप्शन काफी सिंपल है, तुमको आराम से सारा कुछ बता दिया कि ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग में एडवांस कितना है और क्लोजिंग में एडवांस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों डाटा को लेकर के सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करते हैं और एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो तो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, टोटल कितना रिसीव किया, 4,79,960। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाएगा, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एक वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का नहीं है तो स्टेटमेंट से भी काम चल जाएगा ना। जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव की उसमें दो चीज प्लस होता है, दो चीज माइनस, तो स्टेटमेंट से भी बना सकते हो, बट हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे अकाउंट से बनाने का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, मतलब हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक तरह से इनकम। फॉर्मेट ड्रॉ करो लेजर का। पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स। ओपनिंग में यहां पर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग की एडवांस, आउटस्टैंडिंग आएगा है ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है। और राइट साइड में क्या आएगा, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी कौन सा आएगा, ओपनिंग वाला। इसके बाद जो भी तुम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए होगे बाई बैंक अकाउंट, ये इंफॉर्मेशन तुमको कहां से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। उसके बाद बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाला, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाला, और हम लोग का फिर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये काम बेसिकली हम लोग कर क्यों रहे, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पर बना, लेकिन हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर बनेगा। तो अगर एक्रूअल बेसिस पर काम कर रहे हैं तो हमको जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी एडवांस है, उसको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। ठीक है, बताओ तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, क्वेश्चन में देखो ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देख के बताओ, सबको अपने बुक से देख के बताओ कितना है, 2400। और क्वेश्चन अगर यहां से नोट नहीं कर पा रहे होगे सॉल्यूशन, तो उसका भी चिंता नहीं करना है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेकर के दे देंगे। नोट कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझने पर ज्यादा ध्यान देना, ये भी हम स्क्रीनशॉट दे देंगे। ठीक है, ओपनिंग में एडवांस कितना है, 640। टोटल देखो तो रिसीट एंड पेमेंट में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, टोटल 4,79,960। ठीक है, और क्लोजिंग का एडवांस और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग बताओ क्वेश्चन में देख करके। क्लोजिंग का एडवांस है 640, नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग का एडवांस है 1000 और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 2800। चलो सबको मिलकर के कैलकुलेट करो।
क्रेडिट साइड का टोटल लगाना कितना आ रहा है, सबको जोड़ो, 640 प्लस 4,79,960 प्लस 2,800, मैच करना कितना है, 4,83,400। तो इधर भी उतना ही करना होगा, 483,400। ये दोनों आइटम को माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, 480। देखो राउंड फिगर में आया था ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ आंसर भी सही आ रहा है, 4,80,000। अच्छा, ये 4,80,000 हम लोग जो फाइंड आउट किए, ये हमारा करंट ईयर का क्या बनेगा, इनकम बनेगा, जो ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, बाकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, एसेट में चल जाएगा, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में चल जाएगा। ठीक है, पहले और एडजस्टमेंट को डिस्कस कर ले, फिर एक साथ बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। एक एडजस्टमेंट हम लोग का खत्म हो गया, बढ़े आगे। चलो, क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ, आ गया ना ये कंज्यूमेबल आइटम, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, और एक क्या था, स्टेशनरी। ये सब कंज्यूमेबल के नेचर का हो सकता है। अच्छा, कंज्यूमेबल का नेचर का तब होगा जब उसका स्टॉक हमारे पास होगा। तो साफ साफ दिख रहा स्टॉक है मेडिसिन का, कितना स्टॉक था, ओपनिंग में 88,100 और क्लोजिंग में 97,400। और इसके अलावा ऊपर में देखो तो मेडिसिन के बारे में कोई बात लिखा हुआ है, मेडिसिन का कोई परचेज सेल, हाँ मेडिसिन कितना लिखा हुआ है, 3,05,900। अच्छा, ये मेडिसिन तो हम लोग परचेज किए होंगे, ये मेडिसिन हम लोग क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। तो तुमको ओपनिंग स्टॉक बता दिया, मेडिसिन का परचेज बता दिया, और मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। तो तुम कितने रुपए का मेडिसिन कंज्यूम किए होगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आओ लगाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। एग्जाम में भी बिल्कुल तुम लोग ऐसे वर्किंग नोट बना के प्रेजेंट करना, ठीक है। मेडिसिन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा सर, आपको कैसे पता चल गया कि ये परचेज है? अरे हमेशा हर जगह कोई चीज क्लियरली नहीं लिखा रहता है, तुमको कॉमन सेंस लगाना रहता है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी क्रेडिटर के बारे में तो बताया नहीं, तो तुम किसी से कोई क्रेडिट मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कर नहीं रहोगे। यहाँ पर जो भी पेमेंट साइड में मेडिसिन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली तुम उसको खरीदने के लिए पैसा दियोगे। तो हर जगह थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी लगाना होगा कि तुम पेमेंट कर रहे हो मेडिसिन का, तो क्यों पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पर कोई क्रेडिटर तो है नहीं कि तुम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होगे, तो ये साफ साफ कैश परचेज होगा तुम्हारा। ठीक है, तुम इसको परचेज मान लिए। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना था मेडिसिन का, 88,100। परचेज कितना दिया हुआ है, 3,05,900 माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का कितना है, 97,400। ये जरा बताना बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, जोड़ो तो। बोलो कितना है, कैलकुलेशन सारे लोग करोगे, बैठे मत रहो। कितना बोले, हाँ 2,96,600। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब कब लगाओगे, जब तुमको मेडिसिन का स्टॉक रहेगा, स्पोर्ट्स मेटल का स्टॉक रहेगा, या स्टेशनरी का स्टॉक रहेगा, तब लगाओगे। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग निकाले हैं 2,96,600, ये हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये इनकम हुआ कि खर्चा, खर्चा। ठीक है। अच्छा, ये जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास स्टार्टिंग में था और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था, ये तो दोनों हमारा एसेट है। ये ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग वाला एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वाला एसेट है। तो इसको भी हम लोग पुट कर लेंगे, आगे और एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। थर्ड पढ़ो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट हम लोग के बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट का तुमको वैल्यू बता दिया, बिगिनिंग में कितना था,
12,000, और ईयर एंड जाते जाते हमारा वैल्यू कितना हो गया, 3,16,000। यानी तुम्हारे पास ओपनिंग में इतना इक्विपमेंट था, क्लोजिंग में इतना इक्विपमेंट है, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, तो तुम इन दोनों फिगर को तो बैलेंस शीट में तो नोट करोगे ही करोगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बट हम हमेशा बताए हैं एसेट का प्रॉपर रिकंसिलेशन करना है, क्योंकि तुमको एक एसेट से टोटल 5 इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एसेट कितने का परचेज किए, एसेट कितने का सेल किए, सेल पर कितने का प्रॉफिट हुआ चाहे कितने का लॉस हुआ, और डेप्रीसिएशन। ये 5 बात तुमको पता चल सकता है ना एक एसेट से रिलेटेड, कितने का एसेट परचेज हुआ, कितने का एसेट सेल हुआ, कितना एसेट हमारा डेप्रिशिएट कर गया, कितना हमारा एसेट पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ या कितना बेचने पर लॉस हुआ। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो जरूर बैलेंस शीट में जाएगा, बट तुम एक प्रॉपर रिकंसिलेशन कर लो कि ये दोनों वैल्यू में अंतर क्यों आ रहा है। हो सकता है बीच में कोई एसेट परचेज की हो सकता है बीच में कोई एसेट को बेचे हो सकता है कोई एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, हो सकता है। तो आओ इसका हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 ये किसका बना रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट का। क्लोजिंग वैल्यू, जो भी एसेट का क्लोजिंग वैल्यू होगा वो कैसे आएगा, हमारे पास जो भी ओपनिंग वैल्यू होगा वो प्लस ड्यूरिंग द ईयर हम लोग कोई इक्विपमेंट को परचेज किए होंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर कोई इक्विपमेंट को अगर हम लोग सेल किए होंगे तो उसका बुक वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगा, और अगर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा तो वो और क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा। मतलब हमारे पास इतने रुपए का एसेट था, इतने का और खरीद लिए, इतने का बेच दिए, और इतना हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो इतना एसेट आज हमारे पास बच रहा है। अब इस पूरे को फिल करके देखते हैं, इसमें से कौन कौन सा वैल्यू पता चल गया। ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू तो मालूम है, आओ लिख लेते हैं। बोलो तो ओपनिंग वैल्यू इक्विपमेंट का कितना है, 2,12,000, और क्लोजिंग वैल्यू भी बता दो, 3,16,000, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं कि इसमें से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, परचेज सेल डेप्रिसिएशन। ऊपर आओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इक्विपमेंट ढूंढो तो कहीं पर कुछ इक्विपमेंट के बारे में है, पेमेंट कर रहे हो तुम इक्विपमेंट के लिए, मतलब खरीद रहे होगे इक्विपमेंट, कितने का खरीदे हो, 1,50,000 का प्लस 1,50,000, ठीक है। क्या रिसिप्ट साइड में कहीं इक्विपमेंट लिखा हुआ है, नहीं, तो तुम कोई इक्विपमेंट बेचे नहीं तो पैसा नहीं आया, तो तुम्हारे पास सेल तो क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो ओपनिंग वैल्यू है, परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल तो तुम किए नहीं हो, तो 2,12,000 में अगर तुम 1.5 लाख जोड़ते भी हो, 2,12,000 में अगर तुम 1.5 लाख जोड़ते भी हो तो मालूम है कितना होता है, 3,62,000। बट यहाँ पर कितना बच रहा है, ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे पास 2,12,000 का मशीन था, इक्विपमेंट था, तुम इतने का खरीद लिए लेकिन इतने का बच रहा है, क्योंकि पक्का उसमें क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो तुमको डेप्रिसिएशन का रेट तो नहीं दिया, बट फिर भी आया ना डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई एसेट दिखेगा ना, तो ये वाला रिकंसिलेशन कर लेना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बोलो तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा ये डेप्रिसिएशन, इन दोनों को जोड़ करके हो रहा था 362, और यहाँ पर है 3 लाख माइनस कर दे 316, 46,000। ये मेरा 46,000 आ गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मतलब तुमको एंड टू एंड पता होना चाहिए कि एक आइटम का क्या क्या किया जा सकता है, तब कभी गलत नहीं हो सकता है। तुम जैसे खाली इतना ही सोचते हैं इक्विपमेंट दिया हुआ है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो, तो फंस जाते हैं ना, आंसर मैच नहीं करता। हर एक आइटम को उठाओ और उसका रिकंसिलेशन कर लो। इसलिए तुम लोग को हम सब्सक्रिप्शन पूरा डिटेल में सिखाए, आप सब्सक्रिप्शन में नहीं फंसोगे, कंज्यूमेबल आइटम अच्छा सा सीखे उसमें नहीं फंसोगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का भी ज्यादा यूज नहीं आ रहा है उसमें नहीं फंसोगे, और एक ही एसेट का रिकंसिलेशन करना, बस इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको कोई बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन का नॉलेज का जरूरत नहीं है, जो क्लास 11 में बनाते थे, इतना बेसिक तो कर लोगे ना, इतना तो डिफरेंस कोई भी निकाल लेगा। अच्छा, अब इसमें से कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, ये दोनों ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, ये दोनों तो एसेट है, ये कहाँ चल जाएगा, ये दोनों तो हमारा बैलेंस शीट में चल जाएगा, ये दोनों चल जाएगा बैलेंस शीट में। परचेज और सेल कहीं नहीं जाएगा, क्यों परचेज सेल कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज और सेल कहाँ पर दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो वो तो बना हुआ है। बस ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर, ठीक है। ये परचेज सेल कहाँ से मिलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। अच्छा, अगर एसेट सेल हो रहा होता ना तो उसका प्रॉफिट लॉस हो सकता था, तब उसका प्रॉफिट लॉस कहाँ चल जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलो और बताओ, और कोई एडजस्टमेंट है, हाँ ये भी खत्म हो गया। बिल्डिंग है, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, मतलब तुमको डायरेक्टली ये बुक वैल्यू ही बताया कि हमारे पास ओपनिंग में वैल्यू कितना था
4 लाख, और क्लोजिंग में वैल्यू कितना है 380। अब तुम बोलोगे सर डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, हाँ डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, लेकिन तुमको डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो जानना ही होगा। तुम्हारे पास यहाँ पर 4 लाख था और डेप्रिसिएशन घटने के बाद अब कितना बचा 380, इसका मतलब डेप्रिसिएशन था कितना 20,000। ये ओपनिंग वैल्यू कहाँ चल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में, क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया डेप्रिसिएशन। साफ साफ। अच्छा फिर भी क्रॉस चेक कर लो कि क्या कोई परचेज और सेल है क्या, देख लो तो कोई बिल्डिंग का परचेज सेल है क्या, नहीं, तो इसका कोई वर्किंग नोट का जरूरत है नहीं ना, जरूरत। समझ में तो आ गया, ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग वैल्यू दिया, बीच में क्या आ गया डेप्री। बड़े आगे बस। अब क्या करो, एक इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ड्रॉ करो और दो दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग वाला और एक क्लोजिंग वाला। क्लब का नाम बोलो, मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। ईयर इंडेड कौन सा है 31 मार्च 2021। जिनका ओल्ड एडिशन है बुक का उनका क्वेश्चन नंबर 58 है, जिनका न्यू एडिशन है उनका तो 57 नंबर है ये क्वेश्चन, जिनका ओल्ड एडिशन है उनका 58 नंबर है। अच्छा हम हर क्लास में तुम लोग को याद दिलाते रहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पर बनता है, याद हो ही जाएगा। डेबिट और देखो मेरे पास स्पेस तो थोड़ा सा है, लेकिन इसमें बैलेंस शीट बन नहीं पाएगा, तुम लोग भी स्पेस को अच्छे से लेकर के बनाना, दूसरे बैलेंस शीट पेज में बना लेते। बैलेंस शीट एज एट, पहले हम क्लोजिंग वाला ही बना दे रहे हैं, क्लोजिंग का डेट बोलो। नहीं पहले क्लोजिंग वाला बना, उसका रीजन हम बोल रहे हैं, एक्चुअली में होता क्या है ना, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट जो है वो भी हमारा वर्किंग नोट है। यार तुम बना लो कोई दिक्कत नहीं, पहले ओपनिंग बना लो क्लोजिंग बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एज ए 31 मार्च 2021। देखो साथ साथ चलना चाहिए, ईयर एंड का जो इनकम एक्सपेंडिचर है और ईयर एंड का बैलेंस शीट वो एक साथ बनेगा। एग्जाम में तुम कैसे भी बना लो, बस बनाने से मतलब है, नंबर पूरा मिलेगा। हम थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बस लिख दे रहे हैं क्लोजिंग, एग्जाम में लिखने का कोई ऐसा नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ज्यादा डाटा नहीं रहता है, उसको तुम छोटा सा बना सकते हो। अच्छा ये 31 नहीं, ओपनिंग डेट कौन सा था 1 अप्रैल 2020। बना तुम लोग का फॉर्मेट।
चलो सबसे पहले वर्किंग नोट जितना बनाए थे इसका सारा आइटम का पोस्टिंग करते जाओ, ठीक है। ये 4,80,000 कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉपी करो, करते जाओ। अब वर्किंग नोट का सारे आइटम को पोस्ट करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा हमारा इनकम और ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर। बाय सब्सक्रिप्शन कितना आया था? 4,80,000। तुम रेफरेंस के लिए एग्जामिनर को बता सकते हो कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, वो नोट नंबर 1। इसके बाद 1 2 3 4 ये चारों आइटम कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है? एसेट है। ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो 2400, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, ओपनिंग वाले में लिखो 640। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट बताना हम कितना बोले थे? ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 2400, 640। अच्छा सेम ये दो आइटम ऊपर भी आएगा क्लोजिंग वाले डेट में भी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा तुमको इस क्वेश्चन में ढूंढने का जरूरत था क्या कि क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसमें से प्रीवियस ईयर का कितना, करंट ईयर का कितना? वो तो तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे, इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं, तुम ढूंढ भी कैसे पाओगे? बोलो तो कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर एंड पे? 2800, और एडवांस है 1000। एडवांस है 1000, आउटस्टैंडिंग है 2800। हो गया। ये भी पोस्टिंग करोगे क्या? 4,79,960? नहीं, ये कहाँ दिया हुआ है? रिसेंटेड पेमेंट में, है ना। चलो सब्सक्रिप्शन खत्म। वर्किंग नोट 2 कितना मेडिसिन कंज्यूम किए? 2,96,600 कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो हमारा खर्चा हो गया। जितने रुपए का तो मेडिसिन कंज्यूम कर लिया हॉस्पिटल में, खर्चा हो गया। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये आया वर्किंग नोट नंबर 2। कितना अमाउंट बोले, बोलो ना? 2,97,000, 296,600। अच्छा मेडिसिन का स्टॉक है, कहाँ जाएगा? मेडिसिन जो तुम्हारे पास बचा हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में और एंड में, वो दोनों एसेट है ना, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग वाला और एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग वाला। पहले ओपनिंग स्टॉक बोलो ना, कितना अमाउंट है? 88,100। क्लोजिंग वाला भी बताना, 97,400। हो गया। मेडिसिन कंज्यूम का काम खत्म, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का काम खत्म। अच्छा इसका सेल भी हो सकता था ना, मेडिसिन सेल हो सकता था, उसका प्रॉफिट, हाँ बुक वैल्यू माइनस कर देते और प्रॉफिट लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते। वर्किंग नोट 3 इक्विपमेंट का, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू कहाँ जाएगा? पहले बैलेंस शीट में कॉपी करो। इक्विपमेंट इज एन एसेट, $3,16,000। ओपनिंग में है 2,12,000। परचेज और सेल का दोबारा पोस्टिंग तो करना नहीं है, क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? रिसीट एंड पेमेंट में। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। 46,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये डेप्रिसिएशन हमको मिला है वर्किंग नोट नंबर 3 से 46,000। यहां तक क्लियर है? वर्किंग नोट 3 भी कंप्लीट हो गया। और तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाए थे? क्वेश्चन का जान प्राण खत्म हो चुका है। बिल्डिंग बाकी है। अच्छा बिल्डिंग का देखो, यही ना दिक्कत हुआ, वर्किंग नोट नहीं बनाने से छूट जाता।
बिल्डिंग लिखो, एक ओपनिंग में और एक क्लोजिंग में। क्लोजिंग वाला बिल्डिंग कितना है? 3,80,000। ओपनिंग वाला बिल्डिंग बता दो। 4 लाख। और इसका डेप्रिसिएशन लिख लेते डायरेक्टली हम लोग, ये डेप्रिसिएशन लिख लेते ऑन इक्विपमेंट, और फिर लिख लेते टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। यहां पर हम दिखा देते 4 लाख माइनस 3,80,000, ये हो गया 20,000। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करोगे उतना तुमको मार्क्स मिलने का ज्यादा सियोरिटी रहेगा ना। प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो, टीचर को समझ में आना चाहिए सारा कुछ तुम्हारा। खत्म वर्किंग नोट सारा। अब क्या करना है, आप बस रिसीट एंड पेमेंट को गो थ्रू करो। आधा आइटम खत्म हो चुका है, आधा आइटम बच रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले ये जो कैश इन हैंड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये कहां जाएगा? ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो। कैश इन हैंड 71,300। नेक्स्ट आइटम है कंप्लीट। ये कौन सा डोनेशन है? जनरल है कि स्पेसिफिक है? कंडीशन तो लिखा हुआ नहीं कि लाइक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डोनेशंस लिखा हुआ है। तो जितना भी डोनेशंस मिलेगा वो तो हमारा इनकम है। कहां ट्रांसफर होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाय डोनेशंस 1,45,000, ठीक है। डोनेशन का काम खत्म। उसके बाद देखो हमको इंटरेस्ट मिला है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कितना मिला है? 70,000 रुपया। तो इंटरेस्ट जो तुमको मिलता है वो तो तुम्हारे लिए इनकम है ना, कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नीचे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रेट कितना था? 7%। और पूरे साल भर का कितना मिला है? 70,000। तो एक बात तो पक्का है कि जो तुमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो तुम्हारे लिए इनकम है, तुम उसको इनकम में शो कर दोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो तुम्हारा क्या बनेगा? एसेट। अब देखो नीचे में तो कहीं नहीं बताया कि तुम्हारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट था, कि जिसके हिसाब से अगर तुमको 7% ब्याज मिला तो वो अमाउंट कितना आया? 70,000। ये तुम पता है तुक्का मार के भी देख सकते हो कितने का 7% 70,000 होता है। 1 लाख का 7% होता है 7,000। तो 10 लाख का 7% कितना होता है? 70,000। तुम ढूंढ सकते हो। हम अलग से यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना दे रहे और आगे पेज में बना दे रहे हैं, लिख लो तुम लोग भी। वर्किंग नोट 4 ना, वर्किंग नोट 4 लिख लो, हर एक चीज लिख लो ना, रिवीजन के समय काम आएगा। अभी तो भले समझ गए, फिर एग्जाम के समय दिक्कत होगा। लिख लो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ investment, calculation of value of investment. Let the value of investment be x, पहले x मान लो। let the value of investment be x, therefore interest जो तुमको रिसीव्ड हुआ है वो कैसे कैलकुलेट किए? जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 7%। और पूरे साल भर का ब्याज 12/12। फाइंड आउट करो एक्स कितना आ रहा है? 10 लाख ही आ रहा होगा। इंटरेस्ट का रिसीव कितना की हो? 70,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 7% इंटू 12/12। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है ना, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। बोलो एक्स का वैल्यू कितना आया? 10 लाख। आ रहा समझ में? ठीक है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही होगा ना, तभी ना साल भर का ब्याज मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग से होगा ना। अच्छा स्टार्टिंग से होगा, इसका एक और लॉजिक है।
तुम्हारे पेमेंट साइड में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम इस साल नहीं खरीदे हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट था, तो वो तो तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा ना। ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग वाले में भी जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख का निकाले हो, ये ओपनिंग में भी जाएगा, और ड्यूरिंग द ईयर ना तो कुछ परचेज हुआ है और ना ही कोई सेल हुआ है, तो इतना ही इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास बच गया होगा अभी भी। ढूंढ लिए, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट था। इंटरेस्ट के अमाउंट से हम क्या पता लगा लिए, इन्वेस्टमेंट कितना था। अच्छा इंटरेस्ट तो लिखे नहीं अभी तक, कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। बढ़े आगे, खत्म इसका काम। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रोसीड्स का मतलब पैसा आया होगा, कहाँ से आया, कोई तुम एक शो ऑर्गेनाइज किए, जो लोग भी शो देखने आए होंगे उनसे टिकट का पैसा लिए, कितना कलेक्शन किए, 1,04,500। तो कोई शो करके तुम पैसा कमा रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा, इनकम है, ये तो कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ पर देखो तो बगल में कुछ खर्चा भी किया इस चैरिटी के ऊपर, कितने रुपए का, 7,500। तो तुम चाहो तो इन दोनों आइटम को क्लब करके एक साथ दिखा सकते हो कि चैरिटी करने से कितना रुपया आया, 1,04,500, और चैरिटी करने के ऊपर कितना खर्चा हुआ, 7,500। तो नेट चैरिटी से इतना रुपया बचा। तुम नेट निकाल करके भी इनकम में शो कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करना है तो चैरिटी से जो रिसिप्ट हुआ वो अलग दिखा दो, और चैरिटी से जो पेमेंट हुआ वो अलग दिखा दो, दोनों चलेगा। तुम कोई करो, दोनों में 100% मार्क्स मिलेगा, तो कौन सा करे, अलग अलग कर ले कि क्लब करके करे, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई टीचर बोलेगा तो आर्ग्यू मत करना, उनको बोलना सर दोनों चलता है। 2, अच्छा पहले एक्सपेंस वाला लिख लेते हैं, 2 एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, और इधर आया क्या आया, बाई प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड्स कितना था, 1,04,500, और एक्सपेंस कितना हुआ है, 7,500। ठीक है। अच्छा हर जगह फंड बेस्ड अकाउंटिंग मत लगाने लग जाना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बड़ा सिंपल सा टॉपिक था जो कुछ आइटम के ऊपर लग रहा था। साफ साफ तुमको देख के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, ठीक है। यहाँ पर कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है। ये खत्म हो गया, इधर आओ। मेडिसिन खत्म हो चुका है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो चुका है, हटाओ। डॉक्टर को क्या दिए, ऑनरेरियम, यानी कोई स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया होगा, कितना रुपया दिए, 90,000। तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। $90,000। चलो ये हटाओ। सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा। सैलरी क्या है, खर्चा। $2,75,000। ये सब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड होता तो नीचे में मिल जाता है ना। पेटी एक्सपेंस खुद ही तो बता दिया क्या है, छोटा मोटा खर्चा, पेटी एक्सपेंस। $4,610। पेटी एक्सपेंस हो गया, इक्विपमेंट हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए, और एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो भी अभी लिख ही लिए थे। अब खाली तुम्हारे पास क्लोजिंग कैश बच गया 37,750, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चल जाएगा। $37,750।
है, खत्म हो गया ना, कोई भी आइटम बचा नहीं, अभी क्वेश्चन मतलब कोई आइटम छूटेगा नहीं, इस तरह से बनाओगे। अब सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करो, देखो इनकम ज्यादा है कि खर्चा ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आएगा डेबिट साइड में, और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में डेफिसिट आएगा। और ये सरप्लस और डेफिसिट कहां पर जुड़ेगा? कैपिटल फंड के साथ जुड़ेगा। कैपिटल फंड कैसे निकालोगे? जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट है उसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कैपिटल फंड आएगा। आओ ना पहले इसी को बंद करो ना, तुरंत हो जाएगा। ये ओपनिंग वाला बैलेंस शीट को बंद करके कैपिटल फंड ढूंढो ना। सारे आइटम का टोटल लगा दो ओपनिंग बैलेंस शीट का। कितना बोले? 2400 प्लस 88,100 कितना बोला? 17,73,800 17,73,800। इधर भी होगा 17,73,800। माइनस करके बताओ बैलेंसिंग फिगर। 17,73,160। 17,73,160। अकाउंट्स में नंबर को देख करके नहीं घबराना है, वो तो एक अलग चीज है कि तुमको जोड़ घटाव करना है, मेन कंसेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज में तुम लोग को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तुम लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा प्लस माइनस करने में, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल फंड कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। ऐसे लिखोगे कि कैपिटल फंड का हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो अभी आया 1,77,000 नहीं 17,73,160। अब ढूंढो कि सरप्लस हुआ कि डेफिसिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। सरप्लस होगा तो जोड़ देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। क्या आने वाला है अभी तो? सरप्लस। अब देखो नंबर देखे तो कोई तुरंत नहीं बता पाएगा, रफ में जोड़ के देख लेना कि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है वो निकाल लो, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है वो निकाल लो। क्रेडिट का टोटल करते हैं 4,80,000 प्लस 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 104500। मेरा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 7,99,500। इतना ही आ रहा है। और डेबिट का टोटल भी एक बार अलग से करके देख लेते हैं। 29,6600 प्लस 46,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500 प्लस 90,000 प्लस 27,500 000 प्लस 4,610। बोलो ना कितना है? 73,9710। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? माइनस 7,99,500। तो डिफरेंस आ रहा है 5,9790। तो ये काम पहले रफ में कर लिया करो, बिकॉज एक बार यहाँ लिख दोगे तो फिर मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रफ में करके देख लिया करो। चलो अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं। डेबिट का टोटल लिखेंगे ज्यादा कि क्रेडिट का टोटल? कौन सा लिखाएगा? जिसका टोटल ज्यादा था तो टोटल कौन सा ज्यादा था? क्रेडिट वाला। ये दोनों साइड लिखाएगा 7,99,500 7,99,500। हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, मतलब हमारा इनकम ज्यादा है और हमारा एक्सपेंडिचर कम है, तो ये क्या आया? सरप्लस। सरप्लस इधर लिख दो, सरप्लस 59,790। 59,790 कहां पर? अच्छा ठीक है, 59,790 यहां जोड़ दो, प्लस सरप्लस 59,790 जोड़ो कितना आ रहा है?
18 ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर जाएगा तो सब सही है। इधर का आ रहा है 1833950। एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहा तो सेम कॉपी कर देना, सही है ना। 1833950 पर जोड़ करके देख लो सही आ रहा है। 2800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 10 लाख प्लस 37750। गलती आ रहा है, कौन सा छोड़ दिए? यहाँ बिल्डिंग लिखे ही नहीं, कैलकुलेटर में टाइप नहीं किया, चेक कर ले। 2800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 3,80,000 प्लस 10 लाख प्लस 37750 1833950। ठीक, कंप्लीट।